कि इन पर यदि कुछ भी आता है तो आप पूरे भारत देश के लोग, यदि संवैधानिक स्ट्रक्चर कहीं ढह रहा है, कहीं भी आपके राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो आप सीधा के सीधा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर आ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। पार्लियामेंट्री सिस्टम इनके पास है, पर ये किस चीज़ को यूज कर रहे हैं? ये भारत देश के बेसिक स्ट्रक्चर को ख़त्म करने के लिए करने चाहते हैं कि भारत देश में जो पार्लियामेंट है या दुनिया की कोई भी पार्लियामेंट हो, वो पार्लियामेंट रूल बनाने के लिए ध्यान रखे, ये नहीं है कि जिसने रूल बनाने का आपको पावर ही दिया उसी पर आप रूल बना दो, ये नहीं आप कर सकते हो। भारत देश जिस दिशा में जाना चाहता है उस दिशा से हटा करके इसकी दिशा और दशा दोनों को आप परिवर्तित करना चाहते हैं। ये जो नेता हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं, वो किस प्रकार से भारत देश में अपनी आवाज़ को उठा पाएंगे, किस वे से उठाएंगे, यह भी कोई मतलब उनका भी पूरा का पूरा राइट्स वायलेशन होगा। जी सर, नमस्कार। आप देख रहे जनता टाइम्स में हूँ आपके साथ प्रेम शंकर। दरअसल कई दिनों से देश में चर्चाएं चल रही है एक राष्ट्र एक चुनाव को लेके। इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपको और आपके दर्शकों को, साथ में भारत देश के समस्त नागरिकों को भी। सर, ये जो वन नेशन और वन इलेक्शन है, क्या है, चल पाएगा सर? ये हो पाएगा, ये लागू? यदि भारत देश के इतिहास पढ़ें हम तो प्री हिस्ट्री एक हुआ करती है, एक सब्जेक्ट होता है। उस प्री हिस्ट्रीज का मतलब ये होता है कि भारत देश का यदि कोई भी व्यक्ति प्री हिस्ट्री पढ़ाई जाए तो इसका मतलब पुरानी चीज़ों को, पुरानी गलतियों को हम दोबारा न दोहराएं, उससे अनुभव लें, ज्ञान लें। इसलिए तो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। नहीं तो उसमें कुछ चीज़ें नई भी निकल के आती हैं कि उन गलतियों में मोटी मोटी चीज़ें हम न दोहराएं और उसमें कुछ अच्छी चीज़ है तो हम उससे लें। 1951 जब भारत देश 1947 में आज़ाद होता है, उसके बाद 1951 से लेकर के 1967 तक का यदि भारत देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री और उनके लीगल एडवाइजर्स, साथ में जो लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, यदि वो अच्छे से समझते हैं या उसको नहीं समझते तो अच्छे से यदि वो एक बार पढ़ लें तो उनको सारी चीज़ों का अनुभव पता चल जाएगा किन किन कारणों से ये चीज़ें पहले थी और फेलवर हो गई। 1967 के पहले भारत देश में वन नेशन वन वोट का कॉन्सेप्ट था, पर वो फेलवर हो गया। जिससे किन किन कारणों से हुआ, वो आज भी वही कारण जीवित है। और वो भारत देश जो संघीय स्ट्रक्चर की कंट्रीज़ है, जो संघीय है, उसमें इस तरह से कुछ भी आप नई चीज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि भारत देश में विभिन्न राज्य हैं, विभिन्न राज्यों में अलग अलग समय पर चुनाव हुए हैं। और यदि मान लीजिए एक बार आपने सबको साथ में लेकर के चुनाव करा भी लिया तो ये कोई एश्योरेंस नहीं है कि जहाँ बीजेपी शासित कंट्री नहीं है, स्टेट नहीं है, वहाँ नरेंद्र मोदी और केंद्र की जो बीजेपी सरकार है उस राज्य की सरकार चलने देगी या तोड़ फोड़ करके जो वर्तमान में कर्नाटका, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इसके साथ में और भारत देश के बहुत सारे राज्य हैं, उनमें जैसे आप लोगों ने उदाहरण देखा होगा, सारे भारत देश की जनता ने देखा होगा कि वो चलने देगी। ये भी एक कोई एश्योरेंस और कोई गारंटीज नहीं है। और यदि मान लीजिए चीज़ हट भी गई तो कहीं का किसी, क्योंकि दो तीन तरह से प्रेसिडेंशियल रूल्स भी लग सकते हैं। यदि मान लीजिए फिनेंशियल क्राइसिस है, इंटरनल डिस्टर्बेंस है, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस है, तो भी हो सकता है। तो यदि इस तरह की घटना नहीं घट रही है, मान लीजिए कोई भी रूलिंग में उसमें पर ऑफिस में कोई चीफ मिनिस्टर है, वो चीफ मिनिस्टर हट गया या कुछ भी है, उसका टेन्योवर्स ख़त्म हो गया, तो ऐसी चीज़ें में इनके पास कोई विकल्प नहीं होगा, प्रेसिडेंशियल रूल्स लगाना पड़ेगा। इस तरह की घटना दोबारा यदि वहाँ पर उस राज्य में चुनाव हुआ तो इनके पास क्या है? इसी वजह से 1967 के पहले में भारत देश में जो वन नेशन वन वोट का कॉन्सेप्ट था वो फेलवर हो गया था, जो अभी भी वो सिचुएशन बनी हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश को, भारत को लोकतांत्रिक से तानाशाही की ओर ले जा रहे हैं, ऐसा है? भारत देश का आर्टिकल्स 1 ये कहता है कि भारत देश जो है तो विभिन्न राज्यों का एक समूह है और संघीय स्ट्रक्चर है। फेडरलिज्म एक वर्ड भी यूज किया गया है, मैं उस वर्ड के बारे में काफ़ी कुछ अभी बोलने वाला हूं आपको। और दूसरा, मल्लिकार्जुन उन्होंने जो बोला है, खड़गे साहब ने, उन्होंने भी जो बोला है वो बहुत गलत नहीं बोल रहे हैं। भारत देश जिस दिशा में जाना चाहता है उस दिशा से हटा करके इसकी दिशा और दशा दोनों को आप परिवर्तित करना चाहते हैं। आप दिशा की भी बात कर रहा हूँ और दशा की भी बात कर रहा हूँ। दशा में भारत देश जो है कि भारत देश के दो तीन जो बहुत बड़े उद्योगपति हैं वो विश्व के सबसे बड़े उद्योगपति में आ गए। पर यह भी ध्यान रखना है कि भारत देश जो था
भारत देश विश्व के सबसे गरीबी वाले लाइन में सबसे नीचे चले गए। तो कुछ लोगों की तो चीज़ें बदल गई। अब आ रही है भारत देश की दिशा की बात। दिशा में जो बेसिक स्ट्रक्चर फंडामेंटल चीज़ें थी वो सारी की सारी बदलना चाहते हैं आप, उसको आप स्लोली बदल रहे हैं। और उससे भारत देश का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, पहले इसके पहले 13 जस्टिसों से ने मिल करके, इसमें केशवानंद भारती का बहुत बड़ा जजमेंट है, उसके साथ में मिनेवल्स का है, उसके साथ में और 4-5 बड़े बड़े जजमेंट हैं। उन सारे जजमेंटों में स्पष्ट कहा गया है कि इन चीज़ों पर कुछ रूल्स नहीं बनाए जाते, हम उसको अभी डिफाइन करने वाले। पर ध्यान रखना, भारत एक फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर पर यदि कहीं भी चोट लगती है तो फंडामेंटल राइट्स पर वो बात आएगी। और आर्टिकल 13 में स्पष्ट लिखा हुआ है, इस चीज़ को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। और आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक के जितने भी चीज़ें दी गई हैं उसमें आर्टिकल्स में, उन सारी चीज़ों में यदि कहीं पर वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट की जवाबदेही है कि वो आर्टिकल 144 उसका देख लीजिए, वह आप आर्टिकल 14 देख लीजिए, इक्वलिटीज़ बिफोर द लॉ। उन समय स्पष्ट किया गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है इन सारे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और इसके साथ में जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे, उसको वो पूरी तरीके से अपने अंडर में रखे। और यदि कुछ गलत है तो उस लॉज को या उस जो भी पार्लियामेंट ये कहना करती है या कुछ भी अमेंडमेंट लाती है, कोई बिल लाती है, तो उसमें संशोधन करे या उसको डिलीट कराए या उसको हटाने के लिए डायरेक्शन करे। अगर वन नेशन वन इलेक्शन आती है तो संविधान में और क्या क्या संशोधन करना पड़ेगा? वन नेशन यदि वन वोट आती है तो 8-10 बिंदुओं को बता रहा हूँ और भारत देश की समस्त जनता को कहना चाहता हूँ कि यदि बेसिक स्ट्रक्चर की मैं बार बार आप लोगों से बात करता हूँ तो थोड़ा सा आप लोगों को भी जानने की ज़रूरत है। पहला है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक। दूसरा है यूनिटी एंड सोवेरिटीज ऑफ इंडिया। थर्ड आ रहा है डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। रिपब्लिक ध्यान रखना, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट यहाँ पर नहीं दिख रही, ध्यान रख लेना, यहाँ पर इसका वायलेशन हो रहा है। नेक्स्ट है फेडरल कैरेक्टर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो उसका मैंने पहले ही जिक्र कर दिया है कि फेडरल स्ट्रक्चर्स पर यदि जरा भी बात आएगी, ध्यान रखना कॉन्स्टिट्यूशन हाँ फंडामेंटल आ गया है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस और CGI साहब के पास जो भी बेंच होगी कॉन्स्टिट्यूशनल, उसको चेक करना पड़ेगा। उसके साथ में इंडिविजुअल्स फ्रीडम, हमारी स्वतंत्रता, पार्टियों की स्वतंत्रता। पार्टी कहती है कि हमारा जो राइट्स है स्टेट में, हम जो कंट्रीब्यूशन अपनी आवाज़ उठाते हैं, सेंट्रल में जो हमारी आवाज़ उठाते हैं, हम इतनी बड़ी पार्टी के सामने नहीं लड़ सकते हैं, हमारी आवाज़ दबाई जा रही, तो वो भी आएगा, ध्यान रखना। अगला मैं इन चीज़ों के बारे में भी बोलना चाह रहा हूँ। इसी के साथ में और बहुत सारे रूल्स ऑफ द लॉस जो भी आप बनाएंगे, जुडिशियल रिव्यूज़, यदि कुछ भी गड़बड़ी करते हैं तो जुडिशियल के पास रिव्यू रहेंगे। पार्लियामेंट्री सिस्टम इनके पास है, और ये किस चीज़ को यूज कर रहे हैं, ये भारत देश के बेसिक स्ट्रक्चर को ख़त्म करने के लिए करने चाहते हैं। तो केशवानंद भारती जी ने एक बड़ा अच्छा जजमेंट दिया, उस जजमेंट में उन्होंने मालवास के एक और जजमेंट के साथ में सप्लीमेंट्री करके बोला कि भारत देश में जो पार्लियामेंट है या दुनिया की कोई भी पार्लियामेंट हो, वो पार्लियामेंट रूल बनाने के लिए ध्यान रखे, ये नहीं है कि जिसने रूल बनाने का आपको पावर ही दिया उसी पर आप रूल बना दो, ये नहीं आप कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ गई? तो रूल बनाने के पावर कौन दिया आपको? अभी जिन जिन पॉइंट्स के बारे में मैंने आपसे चर्चा किया है, ये इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जब ये बिल आएगा उसके साथ में हमने आपके माध्यम से पूरे भारत देश के लोगों को इशारा भी कर दिया है कि इन पर यदि कुछ भी आता है तो आप पूरे भारत देश के लोग, यदि संवैधानिक स्ट्रक्चर कहीं ढह रहा है, कहीं भी आपके राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो आप सीधा के सीधा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर आ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। पर यदि इन चीज़ों को ये रोक करके करते हैं तो फिर वो उसको हम अलग तरीके से विचार करेंगे। सर, वन नेशन वन इलेक्शन का विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही है और इसे पारित करने के लिए संसद में 2/3 का बहुमत होना अनिवार्य है। क्या ऐसी भी कोई कानून है कि 2/3 बहुमत के बिना भी इसे पारित किया जा सकता है? देखिए, भारत देश का जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें हैं उसमें जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में 3 तरह से विधेयक लाए जाते हैं। एक सिंपल होता है, एक दूसरा होता है कि जो भी प्रेजेंट हो उसके आधार पर, और तीसरा होता है कि 2/3 यानी जो 2/3 बहुमत की आपने बात की है। 2/3 बहुमत की यदि मैं बात करता हूँ तो इनको इस बिल को लेकर के आवश्यक है, और इसके साथ में जितने भी चीज़ें हैं जो मैंने आपको अभी गिनाई है, ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए, तभी ये बिल के बारे में कुछ सोच सकते हैं। अन्यथा यदि इन बिंदुओं में एक भी बिंदु फंसेगा तो ध्यान रखिए कि सुप्रीम कोर्ट उसके लिए बैठी हुई है, और भारत देश का 140 करोड़ जो आबादी है, प्रत्येक व्यक्ति की ये जवाबदेही जिम्मेदारी भी है कि यदि उसका राइट्स वायलेशन हो रहा है तो वो अपने देश के मतलब जो भी जुडिशरी के पास में जाए और उसका वो चैलेंज करे। सर, आम आदमी को क्या क्या नुकसान होने वाले हैं अगर वन नेशन वन इलेक्शन आते हैं तो?
भारत देश विविधताओं का देश है और विभिन्न भारत देश में पार्टियां जो हैं अपनी अपनी भाषा और लैंग्वेज के आधार पर हैं। भारत देश जब आज़ाद हुआ था एक फैजाल कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने यही घोषणा की थी भारत देश को सिर्फ क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर उस समय पर बंटवारा हुआ किया गया था। विभिन्न राज्यों में आपने देखा होगा कहीं हिंदी भाषी राज्य है, कहीं कन्नड़ वाला है, कहीं तेलुगु वाला है, कोई तमिल वाला है, कोई उर्दू वाला, इस तरह से है। तो इस तरह से भारत देश में सारी चीज़ें। अब जब आप उस कमेटीज़ के आधार पर भारत देश का पूरा राज्य का गठन ही किया गया है, तो उस गठन को आप न मानते हुए आप एक नई चीज़ ला रहे हैं, तो आप सारी भारत देश की जो जनता की आवाज़ है उसको आप सुप्रीम कोर्ट में कैसे प्रेजेंटेशन के लिए उनको जगह देंगे? आप स्टेट गवर्नमेंट मतलब स्टेट जो है यानी जो विधानसभा लेवल है उस पर कैसे देंगे? ये सारे प्रश्न और उनके जो नेता हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं, वो किस प्रकार से भारत देश में अपनी आवाज़ को उठा पाएंगे, किस वे से उठाएंगे, यह भी कोई मतलब उनका भी पूरा का पूरा राइट्स वायलेशन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ सुप्रीम